और इस वीक में हम इसको इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सर कौन सा वाला? जून 09 21 क्या है? बस जून 9 तक, नवंबर 9 से वेरिएंट शुरू हुए थे, जून 9 तक एक ही पेपर होगा। आप जून 9 में देखें आपको ये नजर आएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, बेटा ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास पिछले सालों में भी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको वो ए और बी सेक्शंस में करके देता रहा एग्जामिनर। अब तो वैसे भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 15 मार्क्स के दो हो गए, 2 और 3 15 मार्क्स के। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्वेश्चन भी आता तो दैट मे कैरी 15 मार्क्स, और आए हुए भी हैं लेटेस्ट जब से पैटर्न चेंज हुआ। During the year ended 31st March 2007, Jay lost money through customers not paying the amount due to him. On 1st April 2007, he set up a provision for doubtful debt account. Give one reason why Jay decided to set up this account. हम ये account क्यों बनाते हैं? To provide, लिखें, to provide for the expected doubtful debts in the books of accounts. To provide for the expected doubtful debts in the books of accounts and applying the prudence concept. To provide for the expected doubtful debts in the books of accounts and applying the prudence concept. Prudence concept को apply करने के लिए और provision for doubtful, हम ये account क्यों बनाएंगे, provision का account क्यों बनाएंगे? Because अगर हमें doubt है कि आने वाले टाइम में हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके लिए हम पहले से provision बना के रख लेंगे, that will be provision for doubtful debt. And to apply prudence concept. Prudence concept हमने पढ़ा था, assets should be understated rather than being overstated. Assets को हमने बढ़ा के नहीं कम करके लिखना है। तो जब when we will apply the provision for doubtful debt account में apply करेंगे provision for doubtful debt, अपनी books में apply करेंगे तो we will understate our assets rather than overstating them. Next part क्या आ गया? Describe two factors J might consider when deciding the amount to be provided for the doubtful debt account. Notes में आपके लिखे हुए हैं, what are the 2 points to be considered? Number 1, past accounting records. Past accounting records. Number 2, current economic condition. लिखा ना साथ? Current economic condition. And number 3, aging schedule of हमने 3 लिखे हैं यहाँ पे, एक इनमें से गलत है तो फिर भी फुल नंबर मिलेंगे। वैसे एग्जामिनर इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। अब फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स मांगे हैं, आपका दूसरा पॉइंट गलत है एंड फॉर द सेफ साइड आपने तीसरा लिखा हुआ है, एंड इफ यू नॉट श्योर, ठीक है, अगर आप श्योर नहीं है तो आप हमेशा जो आपके वैलिड पॉइंट्स हैं वो पहले लिखेंगे। अगर आप श्योर नहीं है, मेरे 4 पॉइंट लिखने हैं तो आपके जो वैलिड है वो पहले लिखेंगे, जिसके ऊपर आपको वैलिडिटी खुद डाउट है उसको बाद में लिखेंगे। एंड इट इज टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जामिनर कि वो तीसरे को चौथे को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। इफ ही इज हैविंग टाइम, अच्छा बंदा है तो वो चेक कर लेगा, अगर नहीं है तो वो छोड़ भी सकता है। ये टोटली उसकी डिस्क्रिशन है, कैम्ब्रिज इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है 2 पॉइंट्स हैं, हम 2 पॉइंट को चेक कर लेंगे, तीसरे को करे ना करे ये एग्जामिनर की एजिंग स्केड्यूल ऑफ डेब्ट्स। ठीक है जी, लास्ट आ गया हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स और डाउटफुल डेट की क्या ट्रीटमेंट है? बैड डेट्स आर कंफर्म डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स आर कंफर्म डेट्स so they are charged as an expense and doubtful debts are subtracted from trade receivables
इन बैलेंस शीट। बैड डेट्स तो कंफर्म डेट है, हमें पक्का है कि यार इन्होंने पैसे नहीं देने, ठीक है, उनको हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। एंड जो डाउटफुल डेट्स हैं कि जिनको हम पे डाउट हो, हमें उन पे डाउट हो रहा है कि शायद वो हमें पैसे नहीं देंगे, उनको हम ट्रेड रिसीवेबल्स में से माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन को बेटा क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन बेटा? सर बैड डेट्स भी तो माइनस होते हैं वो टू बी रिटर्न ऑफ, अगर टू बी रिटर्न ऑफ हो तो, ठीक है। बैड डेट्स तो इसका मतलब है कंफर्म डेट्स है, अगर टू बी रिटर्न ऑफ हो तो जो पहले मैंने एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन दी है वो सारी बात इधर आ गई। अब बेटा जरा ध्यान से क्वेश्चन समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है और किस तरह सॉल्व करेंगे। बेटा बी अटेंटिव ना, अब ये थ्योरी पोर्शन तो हो गया, अब प्रैक्टिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। ऑन 1st April 2008 बी अटेंटिव, J provision for doubtful debt account had a balance of 8,000। अब उसने कहा कि साल शुरू हुआ तो मेरे पास जो ब्रॉट डाउन बैलेंस है वो कितना है हमारे पास 8,000, तो 8,000 इज माय ब्रॉट डाउन। समझ आ रही है बात की? साल के शुरू की प्रोविजन इज माय ब्रॉट डाउन बैलेंस व्हिच इज 8,000। This consisted of an anticipated loss of 2,500 which was the total owed by a debtor Uriya who had been declared bankrupt, and a general provision of 5,500 which was 2.5% of all the debtors। यहाँ पे उसने कहा कि जी मेरी टोटल प्रोविजन जो ब्रॉट डाउन है वो 8,000 है, ठीक है, समझ आ रही बात की। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स। उसने कहा कि ये जो 8,000 है ये दो चीजों से मिलकर बना, हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन। स्पेसिफिक हमने कैसे कैलकुलेट की थी, पहले डेटर्स में से माइनस की थी, फिर उस पे बाकियों पे जनरल प्रोविजन लगा के वो वापस ऐड बैक कर देती, ऐसे ही किया था। अब वो भी यही बता रहा है कि मेरी जो जनरल प्रोविजन है वो 5,500 है और स्पेसिफिक प्रोविजन एक बंदे की है जो कि 2,500 है, सो टोटल इज 8,000। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसने कहा जी कि दिस कंसिस्टेड ऑफ एन एंटीसिपेटेड लॉस। देखिए एग्जामिनर की बात अंग्रेजी कोई भी हो सकती है, एंटीसिपेटेड लॉस यानी कि हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि ये लॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा बैड डेट हो जाएगा 2,500 का। टोटल ओड बाय अ कस्टमर उरिया, एक उरिया ने पैसे देने थे 2,500, वो हमारी स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन 5,500 जिसकी परसेंटेज उसने बताई 2.5%, तो टोटल कितना बन गया 8,000। यहां तक बात समझ आती है? फिर आगे क्या कहता है हमारे पास, उसने कहा कि जी ऑन 31st May Urios all his debtors are included है 55 के अंदर included नहीं, है वो 8,000 में इंक्लूडेड है ना बेटा। देखिए 8,000 का वो बैड डेट और टोटल प्रोविजन 8,000 की बता रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या क्या बीच में इंक्लूडेड है। तो उसने कहा कि ये जो 8,000 है ये 2,500 उरिया ने देने थे, ठीक है, और 5,500 जो है वो जनरल प्रोविजन है, तो टोटल कितनी हो गई 8,000 को, यही है ना, बस ठीक हो गया। अब उसने कहा जी ऑन 1st May 2008 Liu who owed J, ठीक है, J हमको था, ठीक, 1,200 पे J only 0.4 for every dollar owed। अगर कहीं पे भी किसी अकाउंटिंग के पेपर में या एमसीक्यू में कहीं पे भी एक स्टेटमेंट लिखी आती है कि ही पेड ओनली $0.4 इन अ डॉलर, इसका मतलब है कि वो कितने दे रहा है 40 सेंट्स इन अ डॉलर, इसका मतलब है हम इसको क्या लेंगे 40% लेंगे। क्या लेंगे इसको 40%। 40%। फॉर एग्जांपल अगर 100 सेंट्स में से वो 40 सेंट्स देता है तो 40% हो गया ना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 10 सेंट्स दे रहा हूँ तो 10% दे रहा हूँ, 10 सेंट्स इन अ डॉलर, 20 सेंट्स इन अ डॉलर 20%, तो वो अगर 40 सेंट्स इन अ डॉलर दे रहा है तो इसका मतलब है इट इज 40%। याद रख लेना हमेशा कि अगर वो कहता है कि जी 0.4 इन अ डॉलर, 0.5 इन अ डॉलर, तो 0.4 इन अ डॉलर मींस 40% या 40 सेंट्स, 0.5 इन अ डॉलर मींस 50 सेंट्स, तो 50% होगा। तो उसने कहा कि वो कितने पैसे दे रहा है 0.4 इन अ डॉलर एंड द रिमाइंडर वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। उसने 1200 में से 40% दे दिए, बाकी क्या हो गए बैड डेट हो गए, बाकी क्या हो गए बैड डेट हो गए। On 30th June 2008 you paid J 0.35 for every dollar। अब 0.35 दे रहा है तो इसका मतलब है कितने परसेंट दिया 35%। 35%। वेरी गुड, 35% इन अ डॉलर इन द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट का मतलब है कि उरिया ने कितने देने थे, उरिया ही है ना, इसने कितने देने थे 2,500। शाबाश, वेरी गुड। 2,500 क्यों, वो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बता चुका है 2,500।
उसने कहा फाइनल सेटलमेंट का मतलब है कि मैं जो अब पैसे दे रहा हूँ इसके आगे आपको पैसे नहीं दूंगा। फाइनल सेटलमेंट यही है ना, मैं अगर आपको मैंने 100 देने हैं, मैं कहता हूँ बस ये 80 रुपए ले लो, ये फाइनल सेटलमेंट है, तो इसका मतलब है 20 किधर चले जाएंगे, बैड डेट चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, बैड डेट। अब मैं जो हूँ जे हूँ, मुझे उरिया 2500 का 35% दे के फाइनल सेटलमेंट करी है, तो इसका मतलब है 35% दिए, बाकी के बैड डेट हो 875। ठीक, जो भी आएगा अभी लिखते हैं। यहाँ तक पहले अंडरस्टैंड हो रही है चीज के क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ पैसे हमें डेटर्स से मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, जो मिल जाएंगे वो हमें रिसीवेबल होंगे, जो नहीं मिलेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बैड डेट हो जाएंगे, हमारे बैड डेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऑन February 28 February J wrote off 300 of overdue amount of various debtors, और कुछ various debtors के नाम से हमने 300 बैड डेट कर दिया। ठीक है, ओके, तो तीन बातें होगी, एक ये और एक ये। ठीक हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट आ गई हमारे पास, उसने क्या थी, ऑन 31st March जेस टोटल डेटर्स, साल के एंड पे मेरे डेटर्स कितने हैं, 205,000, एंड ही एडजस्टेड हिज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 3%। मेरे पास 205,000 के डेटर्स हैं और 3% प्रोविजन है। यहां तक क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इट मींस इट इज सॉल्व्ड। व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इट मींस इट इज सॉल्व्ड। बाकी सब लिखना ही है। अच्छा, अब क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट सबसे पहले दे दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का हमारे पास ब्रॉट डाउन किधर आता है, क्रेडिट साइड, एंड इट इज स्टेप नंबर 1। कितना ब्रॉट डाउन दिया हुआ उसने क्वेश्चन में, 8,000 ब्रॉट डाउन दिया हुआ, क्लियर अबाउट दैट। अब जो कैरी डाउन होता है, जो प्रोविजन हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप नंबर 2, वो किस में निकालेंगे, 205,000 इनटू 3%। उसने कहा मेरे साल के एंड पे जो मेरे डेब्टर्स हैं वो ये 205,000 है, एंड आई हैव टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 3%। आई हैव टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 3%। तो 205,000 का 5% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 6150। Now bigger total on both the sides, bigger total कौन सा है, 8,000। तो 8,000 दोनों तरफ लिख दूंगा। समझ आई? ब्रॉट डाउन प्रोविजन अगर क्वेश्चन में होगी तो गिवन होगी, अगर नहीं तो हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो जो प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे वो क्लोजिंग प्रोविजन होगी, वो क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करेगा कि कैसे करनी है। अब बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 8,000। अब शॉर्टर साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली, इनकम स्टेटमेंट एंड इट विल बी स्टेप नंबर 3 एंड इट इज प्रॉफिट और एक्सपेंस, प्रॉफिट। शाबाश, माइनस करें 8,000 में से 1850 एंड ऑलवेज ब्रिंग कैरी डाउन एज ब्रॉट डाउन, और कैरी डाउन को हमेशा ब्रॉट डाउन बना के छोड़ना है, व्हिच इज 6150। उसने कहा मेरी ओपनिंग प्रोविजन यानी कि ब्रॉट डाउन प्रोविजन इज 8,000, उसने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किया था 2500 और 5500 में, लेकिन हमने तो 8,000 ही लिखना। अब कैरी डाउन प्रोविजन उसने बता दी कि 205,000 का 3% हमने प्रोविजन निकालनी है, वो हमने निकाल ली, अकाउंट को बैलेंस किया, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, डिफरेंस इधर आया, अगर इधर आए तो प्रॉफिट होता है और इस तरफ आए तो एक्सपेंस, और कैरी डाउन को प्रॉफिट। यस, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? क्यों बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया? क्यों भी हमें डन? ओके, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के बाद बैड डेट अकाउंट पे आ जाते हैं। अब बैड डेट अकाउंट की हमने नेचर लास्ट में पढ़ी थी। बैड डेट अकाउंट क्या होता है, जिस साल शुरू होता है उसी साल खत्म हो जाता है, नो ब्रॉट डाउन्स, नो कैरी डाउन्स। ठीक है, अब शाबाश, इसको जरा समझना है। अब उसने क्या कहा था, हमें 3 पॉइंट्स थे बैड डेट्स के। उसने कहा था कि जी ऑन 31st में ल्यू, एक हमारा कस्टमर है who owed 1200 ओ करता है, बेटा ध्यान से सुनो, 1200 ओ करता है एंड पेड ओनली 0.4 इन अ डॉलर। कितने दिए, 0.4 दिए, तो कितने नहीं दिए, 60% नहीं दिए ना, तो बैड डेट में कौन सी अमाउंट जाएगी, 40% और 60%? 60% जो नहीं दिए। ठीक है, शाबाश। अब हमारे पास ल्यू लिखेंगे। अब ल्यू की कैलकुलेशन भी यहाँ पे साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, 1200 देना था उसने, 40% दे दिया, तो कितना नहीं दिया, 720। तो कितने नहीं दिए, 60% नहीं दिए, तो बैड डेट अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी, जो नहीं दिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? बैड डेट अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी, जो नहीं दी। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
उसने कहा था कि जी ऑन 30th जून उरिया जो है जिसने 2500 देने थे शी पेड $0.35, यानी कि उसने कितने दे दिए 35% दिए, तो कितने नहीं दिए 75 65 उरिया। मैं सिर्फ लाइन इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन सेपरेटली शो कर बस। 65% नहीं दिए, 35 दिए तो 65 नहीं दिए, तो बैड डेट में कौन सी अमाउंट जाएगी जो नहीं दिए। हाँ जी बेटा कितना 1625 1625। इज दैट थिंग क्लियर बेटा? क्वेश्चन किसी को कोई यहां तक? उसने लियो ने कहा कि 40% दिए, लियो ने 40% दिए, 60 नहीं दिए, तो बैड डेट में 60% चलेंगे। उरिया ने 35 दिए, 65 नहीं दिए। एंड लास्ट वन सर ये जो वेरियस इनर डेटर्स लिखा हुआ है ये जी जी मैं जनरल में उसी पे आ रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर नाम पता हो तो नाम लिखेंगे, जिस टाइम लियो का पता था लियो लिखा, उरिया का पता था उरिया लिखा। अब नाम नहीं पता तो क्या लिखेंगे वेरियस डेटर्स। क्या लिखेंगे वेरियस, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के डेटर्स। अब उसने कहा कि ऑन 20th February wrote off 300 as various debtors, तो हम उसको 300 as various debtors के तौर पे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, various debtors, ठीक है, और टोटल कर लेंगे एंड द टोटल विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस, ठीक है, और ये इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा। ना इसका कोई ब्रॉट डाउन है ना ही कोई कैरी डाउन। चले बेटा टोटल करें 2645 2645 2645 2645। कोई मसला यहाँ तक? बैड डेट अकाउंट जितने वो देगा, जितने वो सेटल करेगा उतने में रिसीव होंगे, जितने नहीं देगा वो हमारे बैड डेट हो जाएंगे, जितने नहीं देगा वो हमारे बैड डेट हो जाएंगे। और बैड डेट अगर नाम पता है तो नाम लिखेंगे, नहीं पता तो वेरियस, और टोटल अमाउंट किधर चली जाएगी एज एन एक्सपेंस। लास्ट अकाउंट आ गया, अभी हमने ये पढ़ा है, उसके बारे में क्या कहता है? उसने कहा जी ऑन 31st March 2009 के whose debt of 3000 had been written off in 2007। ये 2009 चल रहा है कि खलील है हमारे पास एक डेटर, उसको हमने 2007 में अपने बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया था। After he unexpectedly left the country, returned and paid the amount। वो उसको चला गया, अब वापस आ गया, पैसे दे दिए, तो ये क्या होंगे हमारे बैड डेट रिकवर्ड। क्या कहलाएंगे बैड डेट रिकवर्ड। हम इसकी हेडिंग दे देंगे जी बैड डेट रिकवर्ड। अब बैड डेट रिकवर्ड इज सिंपली आवर इनकम, बैड डेट्स recovered account is simply our income statement लिखेंगे यहाँ पे income statement, ठीक है, कितने आ जाएगी अमाउंट 3000, और यहाँ पे हम बैंक लिख दें या खलील लिख दें 3000, तो हमारे पास ये टोटल bad debt recovered is simply your income, bad debt recovered is simply your income, ठीक है। क्यों बेटा समझ में आया? बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या होते हैं? वो डेट्स जो हमने बुक्स में से निकाल दिए, माइनस कर दिए, दे आर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स टू पे रिटर्न ऑफ क्या होते हैं? वो डेट्स जो भी हमारे डेटर्स में इंक्लूडेड है, हमें उनमें से अभी माइनस करने हैं, ठीक है, वो बैड डेट्स टू पे रिटर्न ऑफ। एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, वो डेट्स जो हम राइट ऑफ कर चुके थे, अब वो बंदा वापस आता है और हमें पैसे दे देता है, इट इज बैड डेट रिकवर्ड। क्लियर है बेटा?